हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है शिव नारायण वाजपेयी। आप लोग देख रहे हैं कंसेप्ट एम्पलीफाई। आज हम लोग बात करने वाले हैं मौर्य प्रशासन की। तो हम लोग पहले जान लेते हैं हम लोग पढ़ेंगे क्या क्या इसके अंतर्गत। तो हम लोग पढ़ेंगे मौर्य प्रशासन के अंतर्गत इसके जानकारी के स्रोत क्या क्या है, ठीक। उसके बाद इसके विषय में देखेंगे विशेष बातें क्या थी मौर्य प्रशासन की, और देखेंगे प्रांतीय प्रशासन की व्यवस्था कैसी थी, फिर नगरीय प्रशासन की व्यवस्था कैसी थी, और उसमें पुलिस गुप्तचर मतलब रक्षा व्यवस्था, आंतरिक जो रक्षा व्यवस्था थी वो कैसी थी, और न्याय एवं दंड की प्रक्रिया कैसी थी, न्याय कैसे दिया जाता था, दंड कैसे कैसे दिया जाता था। सामाजिक व्यवस्था के अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे वर्ण व्यवस्था कैसी थी उस समय, दास प्रथा थी या नहीं थी, महिलाओं की स्थिति के बारे में वर्णन करेंगे। फिर अर्थव्यवस्था के अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे कृषि कैसी थी, व्यापार वाणिज्य का प्रसार कैसे था, और मुद्रा व्यवस्था का प्रचलन कैसे था, मतलब मुद्रा कहाँ छापी जाती थी, मुद्रा का नाम क्या था। और उसके अलावा मौर्यकालीन कला के बारे में जानेंगे, मौर्यकालीन जो सैनिक व्यवस्था थी उसके बारे में जानेंगे, प्लस उसमें कुछ प्रमुख कर होंगे जो उनके बारे में पढ़ेंगे, और प्रमुख अन्य तथ्य जो एग्जाम से रिलेटेड मतलब एग्जाम में जो पूछे गए हैं वो सब पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग उसके अंतिम शासकों के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए हम लोग चालू डायरेक्ट टॉपिक में आते हैं। और जानकारी की शोध, तो जानकारी की शोध की बात करें तो आपका तीन प्रमुख है, जैसे कौटिल्य का अर्थशास्त्र मौर्य प्रशासन के बारे में जानकारी देता है। दूसरा मेगास्थनीज की इंडिका, ये नगरीय प्रशासन के बारे में वृहद जानकारी देती है। इसको मेगास्थनीज की इंडिका को मौर्य समाज का दर्पण भी कहा जाता है। अशोक के अभिलेख और रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख, ठीक। ये सब क्या हम लोग की जानकारी की स्रोत है। और कुछ अगर विशेष बातों की बात करें, इसमें विशेष या प्रमुख बातें क्या थी इस मौर्य शासन की, तो वो सबसे पहली क्या चीज थी कि मौर्य प्रशासन में सबसे पहले क्या राजनीतिक एकता आई। मतलब ये हुआ कि इतना बड़ा साम्राज्य फैल गया था, तो उसका कारण ये नहीं था कि मतलब वो उसका सैनिक या फिर उसकी न्याय व्यवस्था या फिर उसकी सामाजिक व्यवस्था, उसका एक कारण और बना कि उसकी क्या राजनीतिक एकता, मतलब वो सबको लेके चल रहा था। ये नहीं था कि आपका एक प्रांत में बैठा है तो बस वहीं का शासन देख रहा, नहीं, वो हर तरफ चहुमुखी विकास के उसमें क्या काम कर रहे थे। इसीलिए क्या हुआ, राजनीतिक एकता स्थापित हुई, और क्या हुआ, यहीं से मौर्य प्रशासन का उत्कर्ष मिलता है, मतलब मौर्य प्रशासन बढ़ते मौर्य साम्राज्य का विस्तार होते चला गया यहीं से। दूसरा क्या है, राजतांत्रिक शासन। कौटिल्य जो थे, मतलब जो चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री थे, चाणक्य, जिनको विष्णुगुप्त भी बोलते हैं और कौटिल्य भी बोलते हैं, कौटिल्य का मानना था कि जो शासन होना चाहिए वो राजतंत्रात्मक होना चाहिए, और उसी के अनुसार क्या है, उन्हीं चाणक्य नीति के आधार पर मौर्य प्रशासन को राजतंत्रात्मक शासन के तहत चलाया जा रहा था। थर्ड क्या आता है, शासन का विकेंद्रीकरण। मतलब क्या हुआ, शासन का एक तो राजतांत्रिक शासन था, पर राजतांत्रिक शासन के साथ साथ मतलब मोनार्की शासन जो था, मोनार्की गवर्नमेंट, उसके साथ साथ क्या चल रहा था, शासन का विकेंद्रीकरण की शुरुआत हो चुकी थी। यहाँ से पंचायतों का विकास होना शुरू हो गया था। मतलब जैसे आपका क्या देखेंगे, पंचायत में क्या होता था, 10 ग्रामों का प्रमुख ग्रामड़ी देखने को मिलता है। उसके बाद एक ग्राम का जो प्रमुख होता था, एक ग्राम का जो प्रमुख होता था वो ग्रामड़ी होता था, और जो 10 ग्रामों का प्रमुख होता था वो गोप होता था। तो ऐसे करके क्या इस शासन में क्या शासन के अतिकेंद्रीकरण के साथ साथ क्या शासन का विकेंद्रीकरण भी देखने को मिलता है, जहां पे क्या पंचायतों का क्या सूत्रपात होने लगता है, पंचायतों का यहीं से विकास होने लगता है। थर्ड आता है नगर पालिका। मतलब यहाँ पे क्या नगर पालिका का अस्तित्व भी देखने को मिलता है कि भाई नगर के जो प्रशासन होता है उसको संचालित करने के लिए मेगास्थनीज ने 6 समितियों के बारे में बताया था, जो हम लोग आगे पढ़ेंगे कौन कौन सी समितियां हैं। तो मतलब नगर को चलाने के लिए 6 समितियां होती थी, जिसमें से प्रत्येक समिति में 5 सदस्य होते थे। इसका मतलब क्या था, उसमें नगर पालिका का अस्तित्व आ गया था। थर्ड क्या है, राज शासन जो है, राज शासन या राजा देश जो थे, मतलब जो राज शासन था या जो राजा के आदेश थे वो उसको धर्म, चरित्र और व्यवहार से ऊपर रखा जाता था। मतलब ये कि वहां पे निरंकुश शासन, मतलब प्रजा के हित के लिए निरंकुश शासन को लाया गया था।
यहाँ पे जो राजा था वो निरंकुशता का प्रयोग अपने हित के लिए नहीं करता था, बल्कि प्रजा कल्याण के लिए करता था। वो कैसे? मतलब ये होता था, सपोज कहीं रोड बनाना है, तो बीच में मान लो एक घर आ रहा है, किसी व्यक्ति का घर आ रहा है, किसी प्रजा के, जनता की, किसी एक गांव आ जा रहा है, तो रोड बनाएंगे, उस गांव को जो है कहीं और स्थापित कर देंगे, उनकी सारी व्यवस्था कर देंगे वहां पर, उसको रोड बनाएंगे। मतलब यहाँ पर क्या था कि प्रजा कल्याण के लिए इंडिविजुअली रूप से किसी का हित नहीं देखा जा सकता था, मतलब सामूहिक कल्याण की भावना थी यहाँ पे, राइट। तो वही है यहाँ पे कि मतलब अगर कोई सपोज मंदिर आ रहा है, कहीं रोड बनाना है कि मेरे को नगर जो आपका मगध प्रशासन था उसको एक रोड बनाना है जिसमें बीच में एक मंदिर आ रहा है, या एक मस्जिद आ रहा है, या एक चर्च आ रही है, हालांकि उसमें चर्च की तो नहीं था चर्च। तो अगर ऐसे आ रहा है कि मंदिर या मस्जिद कोई आ रहा है, तो उसमें क्या है कि उस मंदिर को और कहीं विस्थापित कर दिया जाता था, ताकि लोगों के हित के लिए धर्म यहाँ बीच में आ रहा है ना, तो उसको साइड में कर दिया जाता था। जो आज शायद अगर वर्तमान परिदृश्य में देखें तो धर्म को वोट बैंक बना दिया गया है, लेकिन उस समय क्या है, यही बोला गया, धर्म को आप वोट बैंक नहीं बनाएंगे, धर्म को आप वोट मतलब धर्म को आप किसी के हित के लिए यूज नहीं करेंगे, सामूहिक कल्याण के लिए हित धर्म को अलग किया जाएगा। तो यही बोला गया था, राज शासन या राजा देश जो है धर्म चरित्र और व्यवहार से ऊपर होंगे। आइए बात करते हैं कौटिल्य के साप्तांग सिद्धांत पर। तो कौटिल्य का जो साप्तांग सिद्धांत है वो इसी क्रम में आपको पढ़ना है, क्योंकि एग्जाम में दरअसल पूछा भी गया है कि कौटिल्य के साप्तांग सिद्धांत में 7वां अंग कौन सा है, तो क्या है? मित्र, राइट। तो ऐसे करके आपको एक क्रम याद रखना पड़ेगा कि जो पहला अंग है आपका सिर, वो राजा होता है, राजा राज के सिर के समान होता है, और अमात्य जो है राज की आंख के समान होते हैं, जनपद राज की जंघा के समान होते हैं, दुर्ग मतलब किला जो है राज्य की बांह के समान होते हैं, और कोष जो होता है मतलब धन होता है जो राज्य का, वो होता है राज्य का मुख, और राज्य की जो सेना होती है वो राज्य का मस्तिष्क होता है, और मित्र राज्य का कान, राइट। तो ऐसे करके साप्तांग सिद्धांत में इन्होंने इसका वर्णन किया है, राजा को सिर से तुलना किया है, अमात्य की आंख से तुलना की है, उसके बाद जनपद की जंघा से, दुर्ग की बांह से तुलना की है, कोश का मुख से, सेना का मस्तिष्क, और मित्र को कान से तुलना किया है। इसका सब अलग अलग मीनिंग, इसका वर्णन करेंगे तो काफी लंबा जाएगा, इसलिए आप ये याद रखिए कि सिर कैसे, कि राजा का सिर मतलब कि आप राजा जो शासन करता है राज्य के अंतर्गत, तो वो राज्य का सिर के समान होता है, मतलब वो हेड होता है, मतलब गवर्नमेंट हेड होता है। और उन्होंने एक बात और कही कि विधायिका, न्यायपालिका और जो कार्यपालिका, इन सब का प्रमुख कौन होगा? राजा होगा। उसी के आधार पर बोल सकते हैं कि राजा सबसे ऊपर होगा। अमात्य राज्य की आंख, अमात्य मतलब ये एक तरह से आप मंत्री परिषद बोल सकते हैं, उच्च अधिकारियों का समूह बोल सकते हैं इसको। तो अमात्य क्या होता है? राज्य की आंख। वो कैसे कि अमात्य राज्य की आंख, क्योंकि अमात्य अगर आपके योग्य होंगे, और क्या होगा कि अमात्य ही क्या, आपका जो केंद्र से जो शासन था, ऊपर जो आप पिरामिड के सबसे ऊपरी हिस्से में जो शासन था, वो मंत्री परिषद द्वारा डिसीजन लिया जाता था। इसलिए क्या होता है कि राज्य जो अमात्य होते हैं, मंत्री परिषद होती है, उनकी हर जगह पे नजर होती है, उसी के आधार पर वो अपना मतलब ग्राउंड लेवल पर किसी भी नियम को, किसी भी रेगुलेशन को, किसी भी विधि को बनाएंगे। इसलिए इनको अमात्य को राज्य की आंख बोला गया है। जनपद जो है राज्य की जंघा होता है, दुर्ग राज्य की बांह, कोश राज्य का मुख, सेना राज्य का मस्तिष्क, और मित्र राज्य का कान। मित्र का जैसे क्या है कि मित्र क्या है, युद्ध में और शांति में दोनों में क्या ये साथ देता है। सपोज अगर कोई युद्ध करने आ रहा है मगध साम्राज्य में, तो उसके बगल में मान लो अवंती है राज्य, तो अवंती को पहले पता लग जाए, तो अवंती क्या है? कान है, उसको पता लग गया, वो तुरंत मगध को बताएगा। तो इससे क्या होगा कि इसीलिए इसकी मित्र की तुलना राज्य से मित्र जो मतलब मित्र होगा, राज्य का जो मित्र होगा वो राज्य का कान होगा, राइट। अब राजा के सहयोग के लिए दो चीजें थी, एक तो मंत्री परिषद और दूसरा मंत्रिण। मंत्री परिषद जो थी एक विशेषज्ञ लोगों की समूह थी, मतलब ये क्या, इनकी संख्या ज्यादा हो सकती थी। मंत्री परिषद जो आज का मंत्री परिषद जैसे वैसे ही था, वो भी मंत्री परिषद। पर मंत्रिण जो था वो वर्तमान का जो कैबिनेट है वो क्या था? मंत्रिण। पर मंत्रिण में कौटिल्य द्वारा कुछ संख्या बताई कि मंत्रिण के अंतर्गत
4 से 5 सदस्य हो सकते हैं बस। और क्या बताया कि जो मंत्रिपरिषद है राजा को सहयोग करेगी, लेकिन आपातकाल के समय जो सहयोग देगी वो मंत्रिण होगी। जो ये मौर्य प्रशासन था इसमें कुछ खास बात ये थी कि ये मौर्य प्रशासन जो है पिरामिड, इसका जो शासन देखें, इसके पावर का ट्रांसफॉर्मेशन, सत्ता हस्तांतरण का अगर इसमें नियम देखें तो पिरामिड लागू होता है, राइट। पिरामिड कहते हैं कि सबसे ऊपर में क्या होते थे, मंत्रिण, जिनकी संख्या सबसे, मंत्री परिषद या मंत्रिण ये सबसे कम होते थे। उसके नीचे आते थे प्रांत या चक्र, उसका शासनकर्ता कौन होता था, युवराज या राज्यपाल, मतलब जिसको राज्यपाल बोलते हैं, वो आपका जो राजशाही खानदान से कोई ना कोई होता था। उसके नीचे आता था स्थानिक। स्थानिक किसका था, ये विषय, जिला या आहर का प्रमुख माना जाता था। मतलब ऐसे सत्ता ट्रांसफर हो रही, सबसे ऊपर ये मंत्रिपरिषद, फिर राज्यपाल मतलब युवराज, फिर स्थानिक, उसके बाद ग्रामों के प्रमुख, मतलब ग्रामों के समूह का प्रमुख कौन होता था, गोप होता था, फिर एक ग्राम का प्रमुख होता था ग्रामणी। तो सत्ता हस्तांतरण को देखा जाए तो सबसे ऊपर में सबसे ज्यादा पावरफुल होते थे, राइट। उसके बाद नीचे सत्ता, यहाँ पे पावर का क्या होता था, डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता था, पावर का डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता था। मतलब यहाँ मान लो अगर 10 लोग हैं तो यहाँ 20 लोग हो जाते थे। उसके बाद उसके नीचे और ज्यादा पावर डिस्ट्रीब्यूशन होता था। उसके नीचे गोप में और ज्यादा मतलब व्यक्ति बढ़ जाते थे उस शासन को चलाने के लिए। फिर सबसे नीचे में सबसे अधिक व्यक्ति रहते थे किसी भी शासन को चलाने के लिए। आप ये देख सकते हैं, मतलब सबसे ऊपर जो होगा वो ज्यादा रिस्पॉन्सिबल होगा, ज्यादा पर संख्या कम होगी, लेकिन सबसे नीचे में वो रिस्पॉन्सिबल कम होगा लेकिन संख्या बहुत ज्यादा होगी, ठीक। आइए आगे बात करते हैं हम लोग। आगे हम बात करते हैं कि कौटिल्य ने अपने अर्थशास्त्र में 18 अधिकारी, जिन्हें तीर्थ कहा गया है, उच्च अधिकारी थे, ये केंद्र में बैठते थे, उनकी बात कही है। जैसे क्या क्या थे, पुरोहित, समाहर्ता, सन्निधाता, युवराज, सेनापति, नायक, मंत्रिपरिषद, और आपका व्यवहारिक, प्रतिष्ठा, कर्मांतिक, प्रशास्ता, दंडपाल, दुर्गपाल, और अंतपाल, नागरक, अंतर्वेशिक, दौवारिक और आठवीं। 18 अधिकारियों की बात की उन्होंने अपने अर्थशास्त्र में, प्लस 27 अध्यक्ष जो कि काम का निरीक्षण करते थे, उनकी बात कही। वो कौन कौन से थे, उसमें से कुछ प्रमुख की बात करेंगे लोग, जैसे सुराध्यक्ष, लक्षणाध्यक्ष, अकाराध्यक्ष, सीताध्यक्ष, नवाध्यक्ष, विविताध्यक्ष और पौतवाध्यक्ष, और ऐसे जैसे कुप्याध्यक्ष, ऐसे करके अलग अलग मिलते हैं। आइए हम लोग बात करते हैं पहले 18 अधिकारी, जिन्हें उच्च अधिकारी, जिनको तीर्थ बोला जाता था। तो पुरोहित, पुरोहित कौन था, राजा का धर्माधिकारी, या राजा का जो, दरअसल ये क्या होता था, राजा का प्रधानमंत्री ही पुरोहित का कार्य करता था। और सेकंड आता है समाहर्ता। तो समाहर्ता कौन था, राजा का जो, राज्य का जो राजस्व विभाग था जिसके अंतर्गत, वो था समाहर्ता, राइट। थर्ड आता है सन्निधाता। सन्निधाता कौन था, राजकीय कोषाध्यक्ष था। सन्निधाता कौन था, सन्निधाता था राजकीय कोषाध्यक्ष, जिसे वर्तमान में वित्त मंत्री की संज्ञा दी जाती है, वो क्या था, सन्निधाता। युवराज उस समय का जो सर्वोच्च जो आपका था, सॉरी, राजा का उत्तराधिकारी, राज्य का जो उत्तराधिकारी युवराज होता था। युवराज जो है प्रांत का, जो राज्यपाल जिसको बोलते हैं वो होता था। युवराज क्या होता था, प्रांतपति या राज्यपाल होता था। उसके बाद आता है सेनापति। ये क्या होता है, सर्वोच्च सैन्य कमांडर होता था ये, राइट। वर्तमान में हालांकि अगर सर्वोच्च सैन्य कमांडर की बात करें तो वो आपका होते हैं राष्ट्रपति, पर उस समय क्या था, ये सेनापति होता था। और उसके बाद आता है नायक। नायक कौन था, सेना का संचालक, मतलब सेना का जो संचालन करता था वो था नायक। फिर आता है मंत्रिपरिषद, मतलब राजा को सहायता देने के लिए एक योग्य समूह होता था, जिनको अमात्य भी बोला जाता था। वो क्या होते थे, मंत्रिपरिषद होती थी उन राजा को सहायता देने के लिए। उसका जो मंत्रिपरिषद जो प्रमुख होता था वो प्रधानमंत्री होता था, उसको अग्रमात्य भी बोलते थे, राइट। उसके बाद आता है व्यवहारिक। व्यवहारिक कौन था, ये दीवानी, मतलब अभी का जो सिविल जज होता है उसका जो चीफ जज होता है, सिविल जज का चीफ जस्टिस होता है, वो होता था आपका व्यवहारिक, राइट। उसके बाद आता है प्रतिष्ठा, राइट। प्रतिष्ठा जो है ये आपका जो फौजदारी क्रिमिनल
न्यायालय होता था, उसका जो प्रमुख होता था, चीफ जस्टिस होता था, वो होता था प्रदेष्टा। हालांकि प्रदेष्टा की जानकारी जो है अशोक के अभिलेखों में मिलती है कि वो जो है एक नगर का अधिकारी भी मतलब होता था, मतलब वो एक जिले का अधिकारी भी होता था प्रदेष्टा। पर मौर्य प्रशासन में अर्थशास्त्र में जो प्रदेष्टा का वर्णन किया गया है वो एक क्रिमिनल जज जो होता था, क्रिमिनल न्यायालय होता था, उसका चीफ जस्टिस माना जाता था। फिर आता है कर्मांतिक। कर्मांतिक कर नाम से ही पता चल रहा है कर्मांतिक क्या होगा। कर्मांतिक मतलब होता है कि उद्योग कारखाने जो बिजनेस होते थे उनका प्रमुख होता था, उनका निरीक्षण करता होता था। फिर आता है प्रशास्ता। ये पता लग रहा है ये भी प्रशास्ता मतलब प्रशस्ति लिखने वाला। तो राजकीय आदेशों को जो लिखता था, उनको सुरक्षित रखता था, वो होता था प्रशास्ता। फिर आता है आपका दंडपाल। तो दंडपाल कौन होता था? तो दंडपाल जो होता था सैन्य सामग्री का प्रबंधन करता था, मतलब सैन्य सामग्री कौन सी आई है, कौन सी जाएगी, कौन सी बची है, मतलब सैन्य सामग्री का जो कंप्लीट प्रबंधन होता था वो कौन करता था? आपका दंडपाल करता था। उसके बाद आता है फिर अंतपाल। दुर्गपाल। दुर्गपाल क्या करता था? जो दुर्गपाल है वो आपका दुर्ग की जो मुख्य दुर्ग होता था जिसमें राजा निवास करता था, राजा के अंतर्गत जो वहां पे मुख्य दुर्ग होता था जिसे कैपिटल बोलते हैं, ठीक है, कैपिटल वाला दुर्ग जो होता था उसको उसकी जो रक्षा का प्रबंधन होता था वो दुर्गपाल के पास होता था। जो अंतपाल है तो होता था जो सीमावर्ती दुर्ग थे, उनके अन्य जो दुर्ग थे उनका जो रक्षक होता था वो अंतपाल होता था। फिर आता है नागरक। नागरक कौन था? नगर का प्रमुख अधिकारी होता था नागरक। उसके बाद आता है अंतर्वैशिक। अंतर्वैशिक जो है राजा के जो अंग रक्षक, हाँ, राजा का जो अंग रक्षक होते थे उनका जो प्रमुख होता था। दरअसल क्या बोला जाता था उस समय जो चंद्रगुप्त मौर्य के अंग रक्षक होती थी वो लेडीज होती थी, मतलब वो स्त्री होती थी। और उन्हीं मतलब उन राजा का जो अंग रक्षक होते थे उनका प्रबंधन, उनकी देख रेख कौन करता था? अंतर्वैशिक करता था। फिर आता है आपका दौहारी। दौहारी कौन? राजमहल का जो प्रबंधन होता था, मतलब अंदर का मैनेजमेंट देख रेख करने वाला। कैसे देख रेख? अंदर क्या खाना जो बनना है उसकी सामान कहाँ से आएगी, और जो मतलब वहाँ पे अंदर में कौन सा पर्दा लगेगा, कौन सा आपका वहाँ पे डिज़ाइन क्या रहेगा, मतलब अंदर का जो देख रेख कंप्लीट अंदर का मैनेजमेंट होता था। अब उसका जो सैनिक मैनेजमेंट होता था वो तो आपका दुर्गपाल के पास होता था, लेकिन जो अंदर क्या रहेगा क्या नहीं रहेगा उसका मैनेजमेंट होता था दौवारिक के पास। उसके बाद आता है आटविक। आटविक नाम से पता लग रहा है आटविक वन से संबंधित होगा, तो वन जो विभाग का सर्वोच्च अधिकारी होता था वो होता था आपका आटविक होता था। तो ये हो गए कौटिल्य के 18 अधिकारी जिनको तीर्थ बोला जाता था। अब हम लोग बात करेंगे कौटिल्य ने 27 अन्य अधिकारियों की बात करी है जो कामों का निरीक्षण करते थे, काम का निरीक्षण करते थे। ये एक तरह से इनके अंतर्गत ही आते हैं, इनके अंडर में आते हैं। 27 अधिकारी बताएं जिनमें से हम लोग कुछ प्रमुख की बात करेंगे। जैसे क्या है, एक सुराध्यक्ष है। तो सुराध्यक्ष का काम क्या था? ये था आपका आबकारी विषयों का अधिकारी था, मतलब मदिरालय का हो गया, मतलब जो नशा से संबंधित जो भी चीजें थी आबकारी वाबकारी वो सारा जो था वो सुराध्यक्ष करता था। उसके बाद आता है लक्षणाध्यक्ष। लक्षणाध्यक्ष क्या है? टकसाल विभाग का प्रमुख होता था, राइट। उसके बाद आता है अकाराध्यक्ष ना, तो अकाराध्यक्ष जो है खान का प्रमुख होता था, राइट। अकाराध्यक्ष कौन था? एक खान का प्रमुख। जो माइंस होती थी, जैसे उस समय क्या मगध साम्राज्य के अंतर्गत बहुत सारी लोहे की माइंस थी, वहाँ पे लोहे का खनिज लौह खनिज भंडार वहाँ पे बहुत ज़्यादा था। तो उसके लिए क्या उस समय अकाराध्यक्ष की व्यवस्था की गई थी जो खानों की देखरेख उनका निरीक्षण करता था। और फिर आता है आपका सीताध्यक्ष। ये नाम से पता लग रहा है सीताध्यक्ष मतलब राजकीय भूमि का अध्यक्ष। मतलब क्या होता था उसमें राजकीय भूमि को दो जगहों में बांटा गया, एक राजकीय भूमि, एक निजी भूमि। निजी भूमि के अंतर्गत क्या था? जो निजी व्यक्ति थे जिनके पास अपनी भूमि थी वो निजी भूमि के अंतर्गत उनके लिए अलग कर था, और जो राजकीय भूमि होती थी उसके लिए राज्य व्यवस्था करता था, लोगों से बोलता था बटाई पर लीजिए, राइट। बटाई पर लेने के बाद उनको या तो सामान जो खेती से संबंधित जो सामग्री उपलब्ध करवाता था या तो वो अपने पास से लगवाते थे। अगर वो खेती के लिए जो सामग्री बैल हल बीजा वगैरह देता था तो फिर उसका अलग वो भाग लेता था। और अगर
राजकीय भूमि है पर कोई व्यक्ति करना चाह रहा है उसको बटाई पर, तो वो अपना सामान सारा यूज कर रहा है, बैल भी, हल भी, बीज भी, मतलब उसमें फर्टिलाइजर भी सारा अपना यूज कर रहा है। तो फिर क्या उसके लिए अलग भाग जो है इसको मिलता था, राज्य को अलग चीजें मिलती थी उसमें। नवाध्यक्ष, ये नवाध्यक्ष क्या होता है? तो नवाध्यक्ष जो होता था वो पशु निरीक्षक होता, पशु के बारे में जानकारी देता था। पशु निरीक्षक क्या होता था? ये पशु निरीक्षक होता था। अब विविधाध्यक्ष कौन था? चारागाहों का अध्यक्ष होता था। विविधाध्यक्ष कौन था? चारागाहों का अध्यक्ष। उसका लास्ट आता है, लास्ट मतलब 7 जो हम लोग अभी लास्ट पढ़ेंगे, वरना है तो 27 अध्यक्ष, लेकिन उसमें 7 हम लोग पढ़ेंगे। 7वां आपका है पौतवा अध्यक्ष। ये क्या था? नाप तौल संबंधी अधिकारी होता था पौतवा अध्यक्ष। ये बाजार पर नियंत्रण रखता था और वहां पे नाप तौल वगैरह ये सब क्या करता था? निरीक्षण करता था। चलिए आज के लिए इतना ही हुआ। अब अगले वीडियो हम लोग पढ़ेंगे प्रांतीय प्रशासन के बारे में। तो अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक जरूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।